जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्राज शकीब। मोदी की तीसरी शपथ के बाद देश का पहला आम बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परसों यानी अब 48 घंटे पहले देश की संसद की पटल पर रखा। और उसके बाद गोदी मीडिया से लेकर भाजपा के जो भक्त हैं, जो आईटी सेल हैं और जो भाजपा के मंत्री हैं, सहयोगी घटक दल हैं, उन तमाम लोगों ने बजट को इस तरह पेश करने की कोशिश की। उसकी तारीफ में इस तरह कसीदे और इस तरह शान पढ़े गए कि जैसे ये समाज की अंतिम पंक्ति तक जुड़ता हुआ बजट है। हालांकि इससे पहले निर्मला सीतारमण ने 6 और बजट पेश किए हैं। सरकार की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने 2014 से जो बजट पेश करने का सिलसिला शुरू किया है वो अब तक चल रहा है, लेकिन जो विगत बजट पेश किया जाता रहा है, जिसको अमृतकाल का बजट भी बताया गया, जिसको आजादी के बाद का पहला बजट भी बताया गया। आजादी के बाद का पहला बजट मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि आजादी 2014 के बाद मिली है। तो उस बजट में जो कुछ सामने आया, जो कुछ सरकार ने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं पर कितना क्रियान्वयन हुआ, कितने इंप्लीमेंट हो पाई वो योजनाएं, या जनता के साथ किस तरह छल करने का प्रयास किया, ये विमर्श का विषय है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर आपको एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं रखता है, और ना ही सत्ता के जो समर्थक दल हैं, सत्ता के जो भक्त हैं, वो आपको ये बताने का कष्ट करेंगे कि पिछला जो बजट पेश होता रहा है उसमें क्या कुछ पास हुआ और जनता को उससे क्या मिला। फिलहाल हम आज बात करते हैं बिहार को मिलने वाले कथित 59,000 करोड़ के पैकेज की। सरकार ने सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा। उसके बाद एक झुंझुना थमाने का प्रयास किया गया कि 59,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जा रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने स्पेशल स्टेटस मांगा था या स्पेशल पैकेज मांगा था। चूंकि अभी वो एनडीए के साथ हैं, इसलिए उनके सुर थोड़ा इसी तरह के हैं। आप जरूर देखेंगे कि अगर कल वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उसके बाद फिर उनका जो टोन होगा वो इससे कुछ अलग होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द होने वाला है। ये जो 58,900 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की गई है, स्पेशल पैकेज जिसको बताया गया है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो जमीनी हकीकत है, ये बिहार की जनता को कम से कम जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है संविधान के अनुसार, उसमें राज्य अपना फंड और केंद्र सरकार अपना फंड मिलाकर जनता की सेवा करती है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, एयरपोर्ट्स हैं, ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। उसमें केंद्र सरकार थोड़ा पैसा देती है, फिर राज्य सरकार अपना पैसा उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करती है, और उन दोनों राशि को मिला करके लोक कल्याण का काम किया जाता है। अब सरकार ने जो 58,900 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पैसा सरकार दे रही है, ये जो रूटीन अमाउंट है जिसको सरकार को हर हाल में राज्य को देना है, उस रूटीन अमाउंट को स्पेशल पैकेज के तौर पर पेश किया गया है। स्पेशल पैकेज वो होता है जो सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है कि राज्य सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से इसको खर्च कर सकती है। लेकिन ये जो पैसा 58,900 करोड़ रुपए का जो पैसा, जो राशि जो बिहार को देने की घोषणा की गई है, जिसको कथित रूप से स्पेशल पैकेज बताया जा रहा है, और मीडिया भी इस पर आपको जो स्पष्टीकरण है वो देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसको इसका निर्देश नहीं है। उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो जमीनी हकीकत है, वो आप समझ लीजिए। इस पूरी राशि में 21,000 करोड़ रुपया दिया गया है पीरपैंती के पावर प्लांट को। अब आप समझिए, पीरपैंती का जो पावर प्लांट है, ये मनमोहन सिंह सरकार की योजना है। यानी 11 साल पहले, 10 साल पहले जो योजना मनमोहन सिंह जी ने पारित की थी अपनी सरकार में, भागलपुर के पीरपैंती में 24,000 करोड़ मेगावाट, 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की जो परियोजना पास की थी, उसके लिए राशि 10 सालों के बाद मोदी सरकार ने अब दिया है, और उसको भी स्पेशल पैकेज में लपेट दिया है। आप सरकार की बाजीगरी देखिए, सरकार की जो आंकड़ों से जो बाजीगरी होती है उसको समझने का प्रयास कीजिए, और किस तरह से बिहार की जनता को
बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता रहा है पिछले 10 सालों में या 8 सालों में, जब से मोदी की सरकार आई है। और उसके साथ नीतीश कुमार बराबर के शरीक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। 21,000 करोड़ जो है वो दिया गया है पीरपैंती के पावर प्लांट को, जो पिछली सरकार की योजना है। यानी इस 10 साल में उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं दिया गया। 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है एक्सप्रेसवे के नाम पर। यह एक्सप्रेसवे भी तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी जो परियोजना है वो नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उनसे तेजस्वी जी ने विशेष रूप से मुलाकात करके इन तमाम प्रोजेक्ट्स की डिमांड की थी, और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे, जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया से दरभंगा का एक्सप्रेसवे है, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे है। उसके लिए आपको आवंटित किया गया है पैसा 26,000 करोड़ रुपया। अब आप ये देख लीजिए कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो है उसके लिए, उसके डीपीआर के लिए एनएचएआई ने 2022 में ही टेंडर निकाला था कि आप, और 300 डेज यानी 10 महीने की डेडलाइन दी गई थी काम शुरू करने के लिए 2022 में। यानी उस हिसाब से 2023 में हर हाल में काम शुरू हो जाना था। तो अब जाके 2024 में उसकी राशि की घोषणा हुई है। चलिए आपको एक और बात बता देता हूं। आपको याद होगा 8 अगस्त 2015 का वो भाषण, जब बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने आरा की एक चुनावी रैली में दिया था। 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं। जैसे लग रहा था कि वो जनता की बोली लगा रहे हैं किसी मंडी में, किसी नीलामी की मंडी में बिहार की जनता के मतों की बोली लगाई जा रही है। और 1.25 लाख करोड़ दे दिया, बहुत बड़ी घोषणा की गई। मीडिया बिल्कुल पागल, बिहार को मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ दिया, 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दे दिया बिहार को। हालांकि उसका नतीजा कुछ नहीं आया था, भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन जब 5 सालों के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया कि वो 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जाना था बिहार को, वो कहां गया, वो कहां खर्च हुआ, तो अमित शाह जो तत्कालीन गृह मंत्री थे 2020 में, उन्होंने क्या बताया है वो जरा समझ लीजिए। उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को कहां इन्वेस्ट किया गया, आप समझ लीजिए। वो स्पेशल पैकेज था जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाना था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको खर्च करती, अपनी योजनाओं पर खर्च करती। अब देखिए उसमें 13,000 करोड़ रुपया बिजली पे खर्च हुआ है, वो अमित शाह जी ने हिसाब दिया है। 54,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे पे खर्च हुआ है। नेशनल हाईवे पे खर्च होने वाला पैसा स्पेशल पैकेज का पैसा होता है क्या? आप समझिए इस चीज को। 21,000 करोड़ रुपया पेट्रोलियम गैस पर, 9,000 करोड़ रुपया बिहार में रेल पर खर्च किया गया है। 2700 करोड़ रुपया जो है वो एयरपोर्ट के नाम पे खर्च हुआ है। 1,000 करोड़ जो है वो शिक्षा को दिया गया है। 600 करोड़ स्वास्थ्य के लिए, 600 करोड़ पर्यटन के लिए। ये 1.25 लाख करोड़ का हिसाब किताब उन्होंने लगा के आपको बता दिया, जबकि ये रूटीन खर्च है जो सरकार को देना ही देना है। नतीजा क्या हुआ है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए अभी डीपीआर भी नहीं बना है, टेंडर नहीं हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि वो एयरपोर्ट्स के लिए पैसे दिए गए हैं। 18 अगस्त 2015 को केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से जो एयरपोर्ट बनवाने में राज्य सरकार को मदद की जाएगी, जिसमें पटना एयरपोर्ट का जो है दोहरीकरण, मतलब नवीनीकरण था, उसको आप कह सकते हैं कि उसका मॉडर्नाइजेशन था। उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट और गया का एयरपोर्ट। पूर्णिया के एयरपोर्ट से तो गृह मंत्री हवाई जहाज उड़वा चुके हैं, आपको पता ही होगा। दरभंगा में एम्स भी बन गया है, ये भी आपको पता होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए भी अभी फंड दिया गया है उसी 59,000 करोड़ रुपए में। 58,900 करोड़ का जो पैकेज, जिसको कथित स्पेशल पैकेज कहा जा रहा है, उसमें मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी बात कही गई। आपको बता देते हैं कि मेडिकल कॉलेज निर्माण का जो फंड आता है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आता है, जो 2023-24 में 3,365 करोड़ का बजट था। इस मद में उसको घटा करके 1,900 करोड़ रुपया कर दिया गया, यानी 43% की राशि की कटौती कर दी गई है। और बिहार को बताया जा रहा है कि नया मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। ये तमाम वो आंकड़े हैं कि सरकार किस तरह से आपके साथ छल करती है, आपकी भावनाओं के साथ छल करती है। मीडिया तो बिल्कुल बराबर का शरीक है। और अब स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम 2-4 शब्द आपसे बता देते हैं।
कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 10 साल हो गए केंद्र में मोदी की सरकार को। 2013 में मुझे याद है अच्छी तरीके से, जनता दल यूनाइटेड ने पटना के गांधी मैदान में जनाधिकार रैली किया था और विशेष राज्य के पैकेज की मांग करने के लिए किया था। तो अब सरकार ने जो है 2012 के एक फॉर्मेट का हवाला, नीति आयोग के एक फॉर्मेट का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या नीति आयोग का जो मापदंड है, क्या वो संविधान है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है? अगर नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार बिहार उस पर खरा नहीं उतरता है, तो बिहार की जो वास्तविक स्थिति है, बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए नीति आयोग के उस फॉर्मेट में, नीति आयोग के उस मापदंड में संशोधन किया जा सकता है और बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है, अगर सरकार की नीयत साफ हो। तो ना सरकार की नीयत साफ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो स्पष्ट है ना कि ना वो आरक्षण पर उसका स्टैंड क्लियर है, ना जाति जनगणना के लिए उसका स्टैंड क्लियर है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में उसकी कोई रुचि है। उसकी रुचि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जनता की भावनाओं को भड़का करके पटना की कुर्सी पर बैठे रहने की योजना है। और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह बेचैन हो चुकी है सत्ता में आने के लिए कि अब वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो उसने नीतीश कुमार के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार की घेराबंदी की कोशिश ही शुरू की गई है। तो सवाल नीतीश कुमार से है कि जब 2012 में नीति आयोग ने ये मापदंड तय कर दिए थे, तो क्या सरकार में होते हुए नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं थी? आप तब बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से हैं लगातार, उसके बाद 14 में मोदी जी आ गए, उसके बाद से आप उनके साथ हैं लगभग ज्यादातर समय में। तो जब आपको ये पता है कि मापदंड ये है और बिहार उन मापदंडों पर नहीं उतरता है और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है नीति आयोग के नियमों के अनुसार, तो आप 8-10 सालों से बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसका मानसिक और शोषण कर रहे हैं आप, भावनात्मक शोषण कर रहे हैं आप। तो सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन चूंकि जनता नहीं जानती है, जनता को बेवकूफ बनाना सरकार की मंशा में शामिल है। अब यह आरक्षण पर क्या हुआ? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि इंदिरा सैनी जजमेंट के आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, किसी भी राज्य में इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता है? उसके बावजूद सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% बढ़ा दी। क्या सरकार को नहीं पता था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट वहां इस पर स्टे लगा देगा, कोर्ट इस आदेश को रद्द कर देगा? बिल्कुल सब सरकार को पता होगा कि इंदिरा सैनी जजमेंट का आधार यह है, 50% से ज्यादा आप आरक्षण की सीमा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 65% कर रहे हैं तो मेरी नियति साफ है कि यह वोटों के लिए किया जा रहा है, जनता को क्षणिक बेवकूफ बनाकर उनका वोट लिया जाएगा और बाद में होना वही है जो होता आया है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से खेल खेलेगी, उसका कोई आदमी चला जाएगा कोर्ट, कोर्ट इसको इंदिरा सैनी जजमेंट को आधार बनाकर ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है इसको खारिज करेगा, इसको निरस्त करेगा, इस आदेश को निरस्त करेगा और उसके बाद फिर एक नई दिशा, राजनीति की एक नई दिशा तय होगी कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब जाएंगे आप तो आरक्षण को लेकर के यही हाल होना है, ये पहले से क्लियर है। किसी तरह का कोई इफ बट नहीं है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही होना है आरक्षण के सवाल को लेकर, बिहार में आरक्षण के सवाल को लेकर जो पटना हाई कोर्ट में हुआ है। तो उसका एक उपाय है कि सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे। तो 9th शेड्यूल में शामिल करने के लिए सरकार कितनी ईमानदार है नीतीश जी बता क्यों नहीं रहे हैं? आप 10 साल इस पर राजनीति कर लेंगे कि हमने तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, उसके बाद 10 साल के बाद सरकार कह देगी कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। जिस तरह 10 साल विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर आपने राजनीति किया है। तो सवाल यहां नीतीश जी से सबसे ज्यादा है कि पुरानी योजनाओं को, पुरानी परियोजनाओं को, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रूटीन पैसा देना है, उस पैसे को अब दिया जा रहा है और उसको स्पेशल पैकेज बताया जा रहा है और नीतीश जी ताली थपथपा रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। नीतीश जी के 12 सांसद मेज थपथपा रहे हैं। तो बिहार की जनता को यह सोचना होगा कि ये जो कथित सुशासन बाबू हैं नीतीश जी, इनका क्या राजनीतिक चरित्र है और आगे इनकी मंशा क्या है।
किस तरह बिहार की जनता को छलने का, बेवकूफ बनाने का ये काम कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। और ये जो 58,900 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, ये सरकार का रूटीन अमाउंट है, जिसको स्पेशल पैकेज कहा जा रहा है। यानी मोदी की जो सरकार है वो नीतीश जी को भी नहीं बख्श रही है, क्योंकि नीतीश जी खुद धोखा खाने के लिए तैयार है। नीतीश जी भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि हाँ सरकार ये कर रही है, और नीतीश जी खुद भी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जो छलने वाली योजना है, ये जो जनता को मूर्ख बनाने वाली योजना है, उसके साथ खड़े हैं। तो बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। बाकी आप दरभंगा में एम्स का और पूर्णिया में हवाई अड्डे का मजा लेते रहिए। 10 सालों तक देखते हैं आगे होता क्या है। जो 10 साल पहले की परियोजना थी उसकी राशि अब दी जाती है और उसको स्पेशल पैकेज बता दिया जाता है। एक्सप्रेसवे के लिए राशि दी जाती है, उसको स्पेशल पैकेज बता दिया जाता है। मीडिया ढोल थपथपाता है। नीतीश कुमार के सांसद संसद भवन में बैठकर मेज थपथपाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनहितों को लेकर कितना संजीदा है, खास करके बिहार को लेकर के, यह आपके सोचने और समझने का विषय है, चिंतन का विषय है। और इस पर सोचना, समझना, चिंतन करना शुरू करें। और किसी तरह के बहकावे में आने से पहले बिहार की जो वास्तविक स्थिति है और जो मौलिक सवाल है उन पर जनता की जवाबदेही नहीं बल्कि सत्ताधीशों की जवाबदेही तय करने के लिए संकल्प लीजिए। बस आज इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे एक अपील के साथ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव दीजिए। और मेरी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।